नमस्कार। जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो भी हम लोग सीबीआई की सीरीज का ही हिस्सा बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी, सीबीआई के ऊपर कम से कम 4-5 एपिसोड बनेंगे, तब जाकर ठीक ढंग से सीबीआई को डिफ़ाइन किया जा सकेगा। सीबीआई के साथ कितनी हकीकत जुड़ी है और कितने फसाने हैं, स्टे पर चल रही है, पिछड़े का तोता है, असंवैधानिक है, यहाँ तक कि डायरेक्टर भी आपस में कोर्ट कचहरी कर चुके हैं। इस एपिसोड को हम सीबीआई पार्ट 3 के नाम से जानेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीआई की स्थापना कब और किस कानून के तहत हुई, इसकी क्या कार्यप्रणाली है, इसकी शाखाएं हैं भी या एक ही तरह के विशेषज्ञ काम करते हैं, सीबीआई किस प्रकार के मामलों की जांच करती है, सीबीआई ने परंपरागत अपराधों की जांच करना कब से शुरू किया। अगर वीडियो लंबा न हुआ तो यह भी बताएंगे कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र क्या है और जहां अधिकार क्षेत्र नहीं है सीबीआई को यह अधिकार कौन देता है। इस तरह की बातें हम बताएंगे। वीडियो आगे बढ़ाएं इससे पहले अपने व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इंटरटेनमेंट न होने के बावजूद आपने पिछले वीडियोज़ को देखा, सुना और काफ़ी व्यूअर्स ने लाइक किया और कुछ ने कमेंट भी किए। इस तरह के रिस्पांस मिलने पर वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। इसीलिए नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। व्यूअर्स से औपचारिक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया इस वीडियो को अपना प्यार दें, दुलार दें, लाइक करें, शेयर करें। और जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी मानता होगी। अब आते हैं आज के वीडियो के कोर इश्यू पर। सीबीआई की स्थापना कब हुई और संविधान कानून के किन प्रावधानों के तहत हुई, सीबीआई का मोटो क्या है। शुरुआत सीबीआई के मोटो से कहें। सीबीआई के मोटो में 3 शब्द हैं, इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटेग्रिटी, जिसका हिंदी में अर्थ है उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। अब जानते हैं कब और कैसे हुई सीबीआई की स्थापना। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई। इससे पूर्व इसे विशेष पुलिस प्रतिष्ठान या स्थापना यानी कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता था। इसका गठन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डीपीएससी एक्ट 1946 के अंतर्गत किया गया। 1963 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का नाम बदल करके केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया। इसके साथ ही इसकी जिम्मेदारी को भी बढ़ा दिया गया। 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने संसद में प्रस्ताव पेश कर कहा, केंद्रीय जांच ब्यूरो भ्रष्टाचार के उन मामलों की जांच करेगा जिनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट लिप्त होंगे। इसके साथ ही ऐसे मामलों की भी जांच सीबीआई कर सकेगी जो पब्लिक सेक्टर तथा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सांविधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी के हितों से जुड़े होंगे। ऐसे फ्रॉड, धोखाधड़ी और घोटालों की भी जांच सीबीआई करेगी जो पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनियों से संबंधित होंगे। इसके साथ संबंधित राज्य सरकारों के आग्रह अथवा उनके साथ सहमति बनाकर ऑर्गेनाइज्ड गैंग तथा कई राज्यों तक फैले पेशेवर अपराधियों से जुड़े मामलों की भी जांच सीबीआई कर सकेगी। ये तत्कालीन गृह मंत्री जी का संसद को दिया गया बयान था। अब देखते हैं सीबीआई क्या है। सीबीआई केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन आती है। 1985 से पहले यह गृह मंत्रालय के अधीन थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में इसे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। यह मंत्रालय आमतौर पर प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। यह इंटरपोल के सदस्य राष्ट्रों के इन्वेस्टिगेशन का भी कोऑर्डिनेशन करती है। जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भारतीय सीबीआई की यह परिभाषा दी जा सकती है। सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी से बहुत आगे चलकर यह एक बहुआयामी, बहुअनुशासनात्मक केंद्रीय पुलिस क्षमता, विश्वसनीयता और विधि शासनादेश का पालन करते हुए जांच करने वाली एक विधि प्रवर्तन एजेंसी है, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। और यह
भारत में कहीं भी अपराधों का अभियोजन कर सकती है। अभियोजन का मतलब आप जानते ही हैं, प्रोसिक्यूशन। सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट बताती है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई फंक्शनिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया. It is an elite force playing a major role in preservation of values in public life and in ensuring the health of national economy. It is also the nodal police agency in India which coordinates the investigation on behalf of Interpol. यानी कि इंटरपोल के साथ में ये कोऑर्डिनेशन करती है। सीबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर सवाल हमें ये आता है दिमाग में, तो सीबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही अंग्रेज शासित हमारे देश में, यानी कि तत्कालीन भारत में, भ्रष्ट कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों की लूट खसोट अचानक बढ़ गई। स्थानीय पुलिस रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पड़ताल करने में समर्थ नहीं थी, इसलिए एक एक्सपर्ट और स्पेशल पुलिस फोर्स की आवश्यकता महसूस हुई। 1941 में विशेष पुलिस स्थापना, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीई का गठन किया गया। युद्ध खत्म होने के बाद भी इस कार्य के लिए एक केंद्रीय जांच एजेंसी की ज़रूरत बनी रही। तब 1946 में, उस दौर में भारत आज़ाद होने के लिए था और आखिरी प्रयास चल रहे थे अंग्रेज़ों के कि जितने साल यहाँ बने रहें। तब भारतीय लोगों की सरकार में थोड़ा बहुत हिस्सेदारी हो चुकी थी, इसलिए बात 1946 की हम कर रहे हैं। 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डीएसपीई एक्ट तैयार किया गया। डीएसपीई गृह विभाग के अधीन था। आज भी सीबीआई का कार्यक्षेत्र 1946 में बने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से ही निर्धारित होता है। सीबीआई ने परंपरागत अपराधों की जांच कब शुरू की, ये सवाल उठता है, क्योंकि शुरू में यह एक भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी थी और अचानक ये सोशल क्राइम या समाज में होने वाले अपराधों पर कैसे मुड़ गई। तो बात आती है भ्रष्टाचार निरोधी जांच एजेंसी, यानी कि एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में जीवन यात्रा शुरू करने वाली सीबीआई को समय बीतने के साथ साथ सरकार और न्यायपालिका से पारंपरिक अपराध और भागलपुर आंखपुड़वा कांड, भोपाल गैस कांड, सैयद मोती हत्याकांड आदि जैसे अन्य विशिष्ट मामलों की जांच का भी अनुरोध मिलने शुरू हो गए। वर्ष 1987 में यह निर्णय लिया गया कि सीबीआई के तहत विशेष अपराध प्रभाग का भी गठन किया जाए। इसके बाद सीबीआई परंपरागत अपराधों से जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवादी अपराध इत्यादि चुनिंदा मामलों की जांच करने लगी। इसके अलावा राजीव गांधी हत्याकांड और बाबरी विध्वंस आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के बहुचर्चित मामलों की जांच के लिए भी समय समय पर स्पेशल सेल का गठन किया जाता रहा। सीबीआई की बात चली है तो सीजेआई, यानी कि भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जो 26 अगस्त 2022 को रिटायर हो चुके हैं, उनका जिक्र किए बिना सीबीआई को जो है डिफाइन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने 1 अप्रैल 2022 को सीबीआई के 19वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर, डीपी कोहली साहब जो है सीबीआई के पहले डायरेक्टर थे, जो करीबन 13 साल तक इस बल से जुड़े रहे। पहले तो वो दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट के तहत जो बल था उसके आईजी रहे और बाद में वो सीबीआई के डायरेक्टर बने, पहले डायरेक्टर। इस मेमोरियल लेक्चर में चीफ गेस्ट की हैसियत से उन्होंने अपना कीनोट एड्रेस दिया। उन्होंने सीबीआई की कार्यप्रणाली को सुधारे जाने की आवश्यकता बताई। यह काफ़ी करेज का काम है कि आप जिस संगठन के कार्यक्रम में जा रहे हैं और उसी की आलोचना करें। तो सीजेआई रमन्ना ने कहा कि सीबीआई
एक ऐसी संस्था थी जिसके पास जनता का भरपूर भरोसा और समर्थन था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ सीबीआई की विश्वसनीयता जांच के दायरे में आ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ राजनीतिक कार्यप्रणाली बदल जाती है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में हैं वो बदल जाती हैं, लेकिन एक संस्था के रूप में सीबीआई हमेशा बने रहेगी, यह एक स्थायी है। इसके बाद जो ये निंदा उन्होंने की या आलोचना की, उनका इशारा कहीं न कहीं केज्ड पैरेट यानी कि पिजड़े का तोता की ओर थी। अब बात चली है पिजड़े का तोता, तो थोड़ा समझ लेते हैं क्यों कहते हैं पिजड़ा का तोता। तोता जब केज यानी कि अपने पिजड़े में रहता है तो उसको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो रटता है। अगर आप मिट्टू कहेंगे तो वो भी मिट्टू कहेगा, अगर आप राम राम कहेंगे तो हो सकता है वो भी राम राम। कुछ जगहों पर ऐसे तोता भी मिले हैं जिन्होंने गाली गलौज भी शुरू कर दी। वो अब जिस तरह का परिवेश होता है, जिस तरह का माहौल होता है, उस तरह से तोता अपना काम करता है। और कई बार तोता कुछ शरारती भी होते हैं तो उनके पंख काट लिए जाते हैं। इसीलिए ये फ्रेज है, ये एक मुहावरा है कि पिजड़े का तोता, यानी कि वो उसके बाहर, उस दायरे के बाहर जाके काम न कर सके। सुप्रीम कोर्ट बहरहाल ये आरोप लगा चुकी है कि सीबीआई पिजड़े का तोता है। तो निवर्तमान सीजेआई रमन्ना साहब ने भी इसी बात की ओर इशारा किया। इसके बाद हमारे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि सीबीआई अब पिजड़े में बंद तोता नहीं है, सीबीआई इज़ नो मोर केज्ड पैरेट, और अब सीबीआई वास्तव में भारत की शीर्ष आपराधिक जांच एजेंसी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब सरकार में बैठे लोग एजेंसी की जांच में कभी कभी समस्या बन जाते थे। अब समस्या बने हैं या नहीं बने हैं ये आप जान सकते हैं। कौन क्या कह रहा है ये जनता या व्यूअर्स से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। उनको समझने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं कि सीबीआई पिजड़े का तोता है या नहीं है, ये व्यूअर्स खुद डिसाइड कर लें। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में सीबीआई शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से हुआ। जैसा मैं अभी पहले बता चुका हूँ आपको, डीएसपी एक्ट में सीबीआई शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं है, ये भी आप जान रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी जो सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं या उनका जो एक्ट है उसमें भी सीबीआई शब्द देखने को नहीं मिला है। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है जिसके तहत सीबीआई का जो संवैधानिक या कानूनी जो पक्ष है वो डिस्कस होना है। जब तारीख लगेगी तब होगा। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि वहाँ कई मामले ऐसे पड़े हुए हैं, संवैधानिक पीठ के मामले पड़े हुए हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाए हैं या जो डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी बता दें कि संविधान में भी सीबीआई के गठन की जैसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट इसको असंवैधानिक भी बता चुका है। अब ये भी डिसाइड होना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो ये कहा ये ठीक कहा या गलत कहा। इसीलिए सीबीआई अभी स्टे ऑर्डर पर चल रही है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के स्टे के तहत काम कर रही है। जिस दिन ये स्टे हट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देगा, उस दिन के बाद से सीबीआई के जो कानूनी स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, संविधान में इसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी या क्या है। दरअसल संविधान सभा के सदस्य नजीरुद्दीन अहमद और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सीबीआई जैसी संस्था के गठन की चर्चा जरूर की थी। सभा में कहा कि ऐसी एजेंसी केंद्र सरकार के संघ सूची में रहनी चाहिए। इसके अधिकार में क्रिमिनल केस दर्ज करना, अपराधी को गिरफ्तार करना अथवा पूछताछ करना शामिल नहीं किया जाएगा।
यानी कि वो एक केंद्रीय एजेंसी तो हो, लेकिन वो अपराधियों के साथ वैसा बर्ताव न करे या अपराधियों के साथ उसकी कार्यप्रणाली वो न हो जो एक स्टेट पुलिस करती है। केंद्र सरकार के पास राज्यों से आने वाली विभिन्न अपराधों की सूचनाओं की पड़ताल कर उसकी रिपोर्ट केंद्र को देने तक ही ऐसी एजेंसी को सीमित रखा गया। मौजूदा वक्त में सीबीआई द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने, जांच करने या पूछताछ का जो भी अधिकार मिला है वो डीएसपीई एक्ट 1946 के तहत मिल पाया है। बीच में मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात की थी, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई का रिश्ता क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 26 के अनुसार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति, सेवा आदि की शर्तों के साथ अधीक्षण स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति, पदावधि आदि की व्यवस्था दी गई है। निदेशक की नियुक्ति में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी यानी कि कार्मिक विभाग का रोल ज़्यादा होता है। सीबीसी एक पैनल तक बनाती है जिसमें 100-125 नाम हो सकते हैं, मगर सीबीसी अधिनियम 2003 की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्मिक विभाग अपने आगे की कार्रवाई करता है। यानी कि थोड़ा सा आपको न्यूजी बना देते हैं, थोड़ा फैक्ट्स आपको और देते हैं। हाल के मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश की गई सीबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि सीबीआई द्वारा जांच किए गए भ्रष्टाचार के लगभग 6,700 मामले विभिन्न कोर्टों में लंबित हैं। इनमें से 275 मामले 20 साल से ज़्यादा समय से लंबित हैं। अब आप देखिए 20 साल से ज़्यादा समय के 275 मामले हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुल 1,939 मामले 10 से लेकर 20 साल के बीच के हैं, ये भी लंबित हैं, जबकि 2,273 मामले 5 से 10 साल से लंबित हैं। 811 मामले 3 साल से ज़्यादा समय से लंबित हैं। इसके साथ ही कुल 9,935 अपील अभी भी देश की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, जिनमें से 9,698 अपीलें हाई कोर्टों में हैं, देश भर के हाई कोर्टों में लंबित हैं, जबकि 237 अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। विभिन्न हाई कोर्ट में 1,039 पुनर्विचार याचिकाएं भी लंबित हैं। हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट में लंबित 10,974 अपील और पुनर्विचार याचिकाओं में से 361 मामले, यानी कि जो टोटल कोर्ट में हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो अपील और पुनर्विचार का जो याचिकाएं हैं, उनमें से 361 मामले 20 साल से ज़्यादा समय से लंबित हैं। 20 साल में एक पीढ़ी बीत जाती है, तो 20 साल से इन मामलों का अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट को, जो ये सीबीसी की रिपोर्ट है, उसे बुधवार 24 अगस्त 2022 को सार्वजनिक किया गया। वीडियो लंबा हो ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। बात अगर हम बीच में कहीं रोकते तो ये वीडियो उतना अच्छा न बन पाता। मुझे ये खुशी है कि मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं। आपको भी इस पर मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और वीडियो को अब यहीं पर रोकना चाहिए। इससे बाकी जो सब्जेक्ट मैंने आपको अभी गिनाए थे वो अगले वीडियो में या उसके बाद के वीडियोज़ में आपको जानने को मिलेंगे। सीबीआई की स्वायत्तता का मुद्दा क्या है, ये भी अगली बात में होगा, और अगले उसमें सीबीआई असंवैधानिक कैसे है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे केस्ड पैरेट क्यों कहा, इसे खुली छूट देने से कौन डरता है, हाल के वर्षों में क्या कभी निदेशक यानी कि डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद हुआ था, कौन डायरेक्टर थे जो आपस में लड़ गए और उनका मामला कोर्ट में पहुंच गया, आदि विषयों पर वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आने वाले वीडियोज़ में आपको ये जानकारी मिलेगी। यह सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शायद ही आपको कोई सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां आपको सीबीआई के बारे में जो उसके वाद हैं और विवाद हैं उनकी पूरी जानकारी एक साथ मिल सके। सीबीआई जैसे संगठन के बारे में फैक्ट बेस्ड जानकारी
अपने पास इकट्ठा अवश्य कर लें, क्योंकि 2024 तक ये कई बार आपके सामने खबर बन के आएगी। इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस न करें। अगर जागरूक दर्शकों, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को ये वीडियो अगर शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा है। और जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। और इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।